हेलो एवरीवन, फिर से एक बार सबका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मेल्टोरियस ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को पता है आपकी जल्दी डेट्स आने वाली है एग्जाम की। हो सकता है 22 दिसंबर को ही आपकी डेट्स आ जाए। ठीक है, तो हम आज से कोशिश करेंगे कि हम आपको एक रिवीजन लेक्चर रोज प्रोवाइड करा पाए। हमारा सबसे जो पहला रिवीजन का लेक्चर है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिविक से। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, काफी इजी चैप्टर है। होपफुली सबने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो आज आपका चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है। बच्चों, जो मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ इसकी लिंक भी मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इस लिंक के बाद जो आप लोग ये डाउनलोड कर लेंगे पीपीटी, तो आपको नोट्स बनाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ये आपके एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। हम एक लेक्चर या फिर दो लेक्चर्स इस चैप्टर के और लेंगे। चैप्टर तो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन हम लोग एक लेक्चर लेने वाले हैं इसका एमसीक्यूज के लिए, वन वर्ड जो आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा हम लोग लेक्चर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें आपके पूरे मेन क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका इस चैप्टर में से कुछ भी ना छूटे। इसके बाद जैसा होगा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पावर शेयरिंग, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर नंबर 1। बच्चों, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका। दूसरा पार्ट है हमारा मेजोरिटेरियनिज्म इन द श्रीलंका, अकोमोडेशन इन द बेल्जियम। फिर थर्ड पार्ट है हमारा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। और चौथा पार्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा एंटायर चैप्टर कवर करवा दूं इसमें मैं। लेकिन बच्चों, इसको देखने के बाद भी एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। मैं तो जनरली कहता हूं कि कोई रिफ्रेशर ना यूज करें, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, सब कुछ हो जाता है उसमें से। ठीक है, आप लोग भी इसे अगर चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी केस स्टडीज है इस चैप्टर की, बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, चलो हम बात करते हैं सबसे पहले बेल्जियम की। बेल्जियम स्मॉल कंट्री इन द यूरोप, एक छोटा सा देश है बेल्जियम आपका यूरोप में। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा। इसकी जो पॉपुलेशन है अबाउट हाफ है, हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है। बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। चार कंट्रीज आपका बेल्जियम जो है आपका, चार कंट्रीज आपकी नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए आप मैप भी देख पा रहे होंगे, नीचे मैप शेयर किया हुआ है मैंने। देखिए जर्मनी है, नीचे लग्जमबर्ग है, यहाँ पे नीदरलैंड है और यहाँ पर फ्रांस है। अब देखो चार कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। ठीक है, अगर ये बॉर्डर जर्मनी से शेयर कर रहा है तो यहाँ पर जर्मन्स भी हैं। ठीक है, फ्रांस से शेयर कर रहा है तो यहाँ पर फ्रेंच लोग भी रहते हैं। और नीदरलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो डच बोली जाती है, या वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है, तो यहाँ पर डच पीपल भी रहते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। 59% जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो डच स्पीकिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, नीदरलैंड से बाउंड्री शेयर करता है तो नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उन्हें डच कहा जाता है। वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो लोग डच लैंग्वेज यूज करते हैं। तो 59% जो यहाँ पर रहते हैं डच स्पीकिंग है, वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। आप अगर इस पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फिर 40% यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग है, क्योंकि फ्रांस के संग भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर आप मैप याद रखेंगे ना किन किन के संग बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ कौन से लोग रहते हैं। 40% रहते हैं यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग, जो कहाँ रहते हैं भाई, वलोनिया रीजन में रहते हैं। 59% डच स्पीकिंग रहते हैं फ्लेमिश में, 40% फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं वलोनिया रीजन में, बाकी 1% यहाँ पर जर्मन है। अब एक चीज और देखने की है। ठीक है, जो यहाँ पर मेजोरिटी है, मेजोरिटी किसकी है यहाँ पर भाई, डच स्पीकिंग की। जो मेजोरिटी है वो लोग पुअर हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, वो लोग पुअर हैं। जबकि जो फ्रेंच स्पीकिंग है माइनॉरिटी, वो कैसे है, रिच है। मतलब मेजोरिटी के लोग जो है वो पुअर हैं, माइनॉरिटी के लोग जो है वो रिच हैं। कैपिटल सिटी है इसका ब्रसेल्स या ब्रुसेल्स। ठीक है, अब थोड़ी सी दिक्कत आती है कहाँ पे जाकर, ब्रुसेल्स में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जो कम्युनिटी पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है, मतलब फ्रेंच, वो ब्रसेल्स में आकर मेजोरिटी में हो जाते हैं। देखो फ्रेंच मेजोरिटी में है, यहाँ पर 80% है। डच माइनॉरिटी में हो जाते हैं, तो जो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में थे वो ब्रसेल्स में आकर माइनॉरिटी में हो जाते हैं, और जो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में थे वो यहाँ पर आकर माइनॉरिटी में हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरी कंट्री में जो है हमारे फ्रेंच माइनॉरिटी में है लेकिन ब्रसेल्स में मेजोरिटी में है। पूरी कंट्री में डच मेजोरिटी में है लेकिन जो ब्रसेल्स में आकर वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं। बच्चों, इस कंट्री में जो ये टेंशन फैली, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो केस स्टडीज दी हुई हैं। एक हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की, अगली हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका की।
तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से पावर शेयरिंग का फायदा मिला बेल्जियम को और किस तरीके से पावर शेयर न करके नुकसान हुआ श्रीलंका का। तो हम लोगों ने बात की बेल्जियम की कि बेल्जियम में कौन कौन लोग रह रहे हैं, वहां का एथनिक कंपोजिशन किस तरीके का है। इस एथनिक कंपोजिशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स पैदा हुई ब्रसेल्स में। क्यों प्रॉब्लम्स पैदा हुई? अब डच स्पीकिंग जो थे तो मेजोरिटी में, ठीक है, लेकिन कैसे थे? पुअर थे। और फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो थे माइनॉरिटी में लेकिन रिच थे। अब डच को ये प्रॉब्लम थी कि कुछ भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बेल्जियम में, कुछ भी हो, जैसे आप भी समझें, अगर आपके शहर में, अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं, अगर आपके शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, कोई नया मॉल खुलता है, कोई नया स्कूल आता है, कोई नया जिम आता है, या कोई आपका पॉश इलाका है, तो वहाँ कौन रहने वाला है? वेल टू डू लोग रहने वाले हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजोरिटी में हो। वेल टू डू मतलब पैसे वाले लोग, उनका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? पैसे वाले लोगों को मिलने वाला है। तो बेल्जियम में डच को प्रॉब्लम ये थी कि जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे, अगर इकोनॉमी की बात है या अच्छी जॉब्स की बात है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ऑब्वियसली वो ही अच्छा पढ़ लिख पाएंगे, मतलब उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल पाएंगी। जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो अच्छे कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डच को प्रॉब्लम थी कि भैया हम मेजोरिटी में हैं लेकिन हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जितना फ्रेंच को मिलता है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का किस तरीके का कंपोजिशन है? इट इज एन आइलैंड नेशन फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। नीचे आप मैप में देखें, इंडिया का जो तमिलनाडु है हमारा, तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से थोड़ा सा दूर है श्रीलंका। पूछा जाता है वन वर्ड में, वन मार्क्स में पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट के पास है इंडिया की, तो तमिलनाडु के पास है। इट इज एन आइलैंड नेशन फ्यू किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब यहाँ पर कौन से ग्रुप्स हैं? यहाँ पर दो मेजर ग्रुप्स हैं। 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 18% तमिल स्पीकर्स हैं। ठीक है, 74% सिन्हाला है और 18% तमिल्स हैं। सिन्हाला जो है वो बुद्धिस्ट हैं, मतलब बौद्ध रिलीजन फॉलो करते हैं, जबकि जो तमिल स्पीकर्स हैं वो या तो हिंदू हैं या फिर वो मुस्लिम्स हैं। अब तमिल्स में भी दो ग्रुप हैं, तमिल्स में भी दो ग्रुप हैं। कौन से? 13% है आपके नेटिव तमिल्स। ओके, 13% है आपके नेटिव तमिल्स, जबकि 5% है आपके इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स कौन है? हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब समझो ये कौन है? इंडियन तमिल्स, नेटिव तमिल्स तो हो गए आपकी जो श्रीलंका के ही हैं, जो वहीं रहते थे। 5% ऐसे जो इंडियन तमिल्स है, जो कभी इंडिया से, फोर फादर्स मतलब जिनके दादा परदादा कभी इंडिया से श्रीलंका गए होंगे, बिकॉज तमिलनाडु पास है तो तमिलनाडु से वो लोग गए। गए क्यों थे ये? देखो मैं आपको बताऊं, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था, श्रीलंका पर भी रूल था, तो एज अ लेबरर वहाँ के टी गार्डन्स में काम करने के लिए यहाँ से वो लोग इंडियंस को ले जाते थे वहाँ पे। तो तमिलनाडु बिकॉज पास है तो तमिलनाडु से ले जाते थे, तो ये लोग वहीं जाकर बस गए। तो ये रहते वहां पर हैं, लेकिन क्या कहा जाता है इन्हें? इंडियन तमिल्स, क्योंकि ये कभी इंडिया से आए थे। इनके दादा परदादा 100 साल पहले, 200 साल पहले इंडिया से गए थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल्स। ओके, 7% क्रिश्चियंस भी हैं वहां पे, जो कैसे हैं? स्पीक बोथ तमिल एंड सिन्हाला, जो तमिल्स भी बोल, तमिल लैंग्वेज में भी बात करते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं, मतलब तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज लोग यूज करते हैं। 7% क्रिश्चियंस हैं। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 74% हमने कहा सिन्हाला स्पीकर्स हैं, उनका मेजर रिलीजन कौन सा है? वो लोग बुद्धिस्ट हैं। 18% तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? या तो हिंदू हैं या फिर वो लोग मुस्लिम्स हैं। हमने कहा तमिल्स में दो ग्रुप हैं, आपके 13% है नेटिव तमिल्स जो लोकल वहीं के हैं श्रीलंका के, बाकी 5% है इंडियन तमिल्स जिनके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर इंडिया से आए थे, पूर्वज कह सकते हैं हम लोग। बाकी 7% वहां पे क्रिश्चियंस हैं, जो या तो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने केस स्टडी देख ली कि श्रीलंका में कौन कौन रह रहा है, और ठीक है, और आपका बेल्जियम में कौन कौन रह रहा है। ठीक, हमने देखा कि बेल्जियम में किस तरीके की प्रॉब्लम आई। हमने कहा कि जो फ्रेंच थे वहां पे थे तो माइनॉरिटी में थे लेकिन रिच थे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों ने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला। चलो देखो, चलो, मेजोरिटेरियनिज्म इन द श्रीलंका एंड द अकोमोडेशन इन द बेल्जियम। क्या होता है मेजोरिटेरियनिज्म? जब मेजोरिटी कम्युनिटी को लगने लगता है कि देश मेरा है, या जिस तरीके से मैं देश को चलाऊं उस तरीके से चला सकता हूं, बच्चों उसे बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी को लगने लगे कि ये देश मेरा है
और जिस तरीके से मैं देश को चलाऊंगी उस तरीके से देश चलेगा। अगर माइनॉरिटी को यहाँ रहना है तो हमारी बात मान के चलना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। हमने देखा 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है, केवल 18% तमिल्स थे। तो सिन्हालास जो थे डोमिनेट करने लगे तमिल्स को। किस तरीके से डोमिनेट करने लगे, चलो हम लोग देखते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म इन द श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द 1948। हमसे केवल एक साल बाद, हम लोग 1947 में हुए थे। श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में। श्रीलंकन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ द मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तभी से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ काम किए जिससे सिन्हालास की सुप्रीमेसी या सिन्हालास का डोमिनेशन हो जाए पूरी कंट्री में। इन 1956 सिन्हाला रिकॉग्नाइज इन 1956 सिन्हाला रिकॉग्नाइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए इस बात से समझें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। भले ही तमिल्स कम थे, जैसे कोई इंडिया में माइनॉरिटी है, अगर उसके रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती या उसकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती तो ऑब्वियसली इससे बुरा लगेगा। माइनॉरिटी है तो इसका मतलब ये है कि क्या उसकी लैंग्वेज को या उसके रिलीजन को रिस्पेक्ट ना दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो श्रीलंका में यही हुआ कि माइनॉरिटी को ध्यान में ना देते हुए उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बना दी, अगर यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, आपको भी एडमिशन लेना है, मैं सिन्हाला हूँ, आप तमिल हो, तो मुझे पहले एडमिशन मिलेगा। मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बुरा बंदा, अच्छा बुरा स्टूडेंट, एडमिशन किसको मिलेगा, मैं सिन्हाला हूँ तो मुझे मिल जाएगा, आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं नहीं लेता हूँ सीट खाली रहती तो आपको मिल जाएगा। सेम चीज हुई जॉब्स के बारे में। ओके, अगर आप सिन्हाला हैं तो आपको जॉब्स, यूनिवर्सिटी में एडमिशन जल्दी मिल जाएगा, अगर आप तमिल है तो आपको दिक्कत आने वाली। तो ये मेजॉरिटेरियन मेजर थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के। और देखते हैं और क्या उन्होंने। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि जो सिन्हालास का रिलीजन है दैट इज बुद्धिज्म, गवर्नमेंट उसे फॉस्टर करेगी। फॉस्टर मतलब बढ़ावा देगी, प्रोटेक्ट भी करेगी। अगर हमारे इंडिया में ऐसा हो जाए, कोई, हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं जहाँ पे सब रिलीजन्स सेम माने जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है। सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता, वहां पे रहने वाले लोगों का रिलीजन होता है और सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे वो मेजॉरिटी का हो। अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाए, किसी एक रिलीजन को गवर्नमेंट हमारी प्रेफर करने लगे, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, तो जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन्हें लगने लगेगा कि नहीं यार ये देश हमारा नहीं है। जैसे जैन होंगे या बौद्ध होंगे तो उनको लगने लगेगा कि ये देश हमारा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारे रिलीजन के बारे में कोई चिंता नहीं है। तो वहां पर तो ये किया गया, उन्होंने कहा बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड, तो वही हुआ जो मैंने आपको बताया। तमिल्स को लगने लगा यार अलग थलग फील करने लगे, उन्हें लगने लगा यार हमारा देश तो नहीं है, हमारे रिलीजन को तो इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही। रिलेशन बिटवीन सिन्हालास एंड द तमिल स्टेट, ठीक है, अब माइनॉरिटी भी खड़ी हो गई अब लड़ने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए या अपना हक लेने के लिए। तो रिलेशन जो थे सिन्हालास और तमिल के बीच स्ट्रेन हो गए, मतलब तनावपूर्ण हो गए या खिंचे खिंचे हुए कह सकते हैं हम लोग, टेंशन भरे हुए हो गए। तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तमिल्स ने अपनी पार्टीज बनाई, स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए कि हमें भी अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी एडमिशंस की बात हो, चाहे जॉब्स की बात हो, किसी में भी, चाहे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात हो, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। बाय 1980s दे डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। ठीक है ना, तमिल लैंग्वेज में स्टेट को एलम बोलते हैं। ओके, तो 1980 में उन्होंने कहा, उन्होंने देखा बहुत साल हो गए स्ट्रगल करते करते, उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट को फेयर काम नहीं करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ओर झुक रही है या केवल सिन्हालास की ओर ध्यान दे रही है। तो इन्होंने बोला ठीक है अब हमें अलग से एक स्टेट बना के दे दीजिए, तमिल स्टेट बना के दे दीजिए। ठीक है, फाइनली श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ गया। ये है हमारा एक एग्जाम्पल, जब हम लोग पावर शेयरिंग नहीं करते तब उसका नतीजा क्या होता है। ठीक है, पावर शेयर न करने का नतीजा क्या होता है। आपको पता हो, आप लिट्टे के बारे में पढ़िएगा, LITTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सलम। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहता, चैप्टर से थोड़ा सा अलग टॉपिक है। हालांकि मतलब अलग इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि वो बुक में नहीं दिया, बाकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, बाकी है तो इससे रिलेटेड ही। ठीक है, तमिल्स के एक लीडर थे प्रभाकरन, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तमिल्स के एक लीडर थे प्रभाकरन, उनको गवर्नमेंट भी हरा नहीं पाई, उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट भी हरा नहीं पाई। उन्होंने गवर्नमेंट के पैरेलल एक मिलिट्री खड़ी कर ली अपनी, आपको पता हो तो। ठीक है, जब श्रीलंकन गवर्नमेंट उनसे परेशान हो गई, उनको नहीं निपट पा रही थी उनसे, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। हम लोग पड़ोसी हैं तो हमसे हेल्प मांगी गई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारे स्वयं प्रधानमंत्री थे, मिस्टर राजीव गांधी ने हेल्प की। अब जो लिट्टे था, जो प्रभाकरन थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हम लोग उनकी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने सुसाइड बॉम्बर भेजकर, आपको पता होगा कि जो राजीव गांधी जी उनकी डेथ हो गई थी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें डेथ हो गई थी। मतलब आप देखो कि पावर शेयरिंग एक कंट्री ने नहीं की और उसका इफेक्ट एक दूसरे देश को भी झेलना पड़ा। मतलब हमारे जो एक बहुत डायनामिक, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, हमें उन्हें खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी। श्रीलंका के तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सिविलियंस, आम लोग मारे ही गए, लेकिन हमने भी अपने एक बड़े ब्राइट प्राइम मिनिस्टर को खो दिया। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं की गई। तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। चले हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने कंट्रास्टिंग एग्जांपल पेश किया, मतलब उन्होंने पावर शेयरिंग कर ली। क्या है देखते हैं हम लोग। दे रिस्पेक्ट दे रिस्पेक्ट रीजनल डिफरेंसेस इन द कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट की। क्या होता है, या तो आप डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट कर लो या डिफरेंसेस को दबा दो, तो कुछ समय बाद वो फिर से खड़े हो जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग डिफरेंसेस हैं, भले आप माइनॉरिटी हो, हम लोग मेजॉरिटी हैं, लेकिन हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी भी, आपके कल्चर की, आपकी लैंग्वेज की। बिटवीन 1970 एंड देन 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंड करना मतलब होता है सुधारना। डिस्कस हुआ फ्रेंच और डच के बीच, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया कि क्या बेस्ट हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग, जो सबसे अच्छा एक मॉडल निकल के आया, आपके एग्जाम में आता है, बेल्जियन मॉडल बोलते हैं उसे। क्या थे इसके एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, किस तरीके से उन्होंने आपस में नेगोशिएट किया, किस तरीके से उन्होंने उस मैटर को सॉल्व किया। पहला है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। उन्होंने सबसे पहला समझौता क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उन्होंने कहा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, झगड़े की कोई बात नहीं है। फिर दूसरा था, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो रीजन हमने पढ़े थे, फ्लेमिश रीजन था, वलोनियन रीजन था, उनके अलग से गवर्नमेंट्स बना दी गई। स्टेट गवर्नमेंट जो थी, अब वो सबऑर्डिनेट नहीं। सबऑर्डिनेट मतलब होता है जैसे मैं कहीं काम करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो जो टीचर्स होंगे या जो मुझसे जूनियर्स होंगे वो मेरे सबऑर्डिनेट होंगे, उनको मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने बहुत सारी, अब यहाँ पर क्या किया, उन्होंने बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर उठाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी और बोला कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब उनकी पावर्स अलग अलग हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानना जरूरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। थर्ड था, ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट, बोथ कम्युनिटीज गॉट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स को लेकर बड़ा इशू था। ब्रुसेल्स को पर लगता था, फ्रेंच को लगता था कि हम कब्जा कर लें, डच को लगता था हम कब्जा कर लें। भाई किसी भी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा होता है, उसकी कैपिटल होती है। तो ब्रसेल्स जो था वो उसकी बेल्जियम की कैपिटल था, तो दोनों को लगता था हमारा कब्जा हो जाए। अब क्या होता है, ये तय हो गया कि दोनों कम्युनिटीज के जो होगा वहां पे मिनिस्टर्स बनेंगे ब्रुसेल्स में, वो भी इक्वल बनेंगे, मतलब उनको वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। देखो एक बात थोड़ी सी समझना, जब हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं ना, तो कॉम्प्रोमाइज करना होता है अड़कर पावर शेयरिंग नहीं होती। पूरी कंट्री में डच मेजोरिटी में थे, फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, लेकिन डच उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मान गए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसे ही हम बात करें ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच थे वो मेजोरिटी में थे। जब डच पूरी कंट्री में मान गए, तो फ्रेंच एक शहर के लिए नहीं मानेंगे, वो भी मान गए। पावर शेयरिंग इसी तरीके से होती है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दुनिया में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेश किया उन्होंने। Community government is elected by the people belonging to the respective communities, Dutch, French, and the German. Power regarding the culture,
एजुकेशन एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, मतलब डच कम्युनिटी की अलग, फ्रेंच की अलग, जर्मन की अलग। ओके, क्यों बना दी गई? इसका काम था उस कम्युनिटी के कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉल्व करना। इस कम्युनिटी का पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब जर्मन जो है वो अपनी जर्मन गवर्नमेंट, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, फ्रेंच अपनी फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो है वो डच अपनी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। इनका कुछ भी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। इनका काम क्या था? इनका काम केवल ये था कि हमें अपनी कल्चर को, अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है। तो इस गवर्नमेंट का काम ये था। चले, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा श्रीलंका ने किस तरीके से प्रॉब्लम को बढ़ा दिया और बेल्जियम ने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। चले, ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। हम लोग अब आते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक है हमारा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है? देखो, इसको लेकर 2 रीजंस होते हैं। हमारा पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है हमारा मोरल रीजन। चलो, प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है सोच समझकर। ठीक है, जैसे आपके आपकी बहन से बहुत झगड़ा होता है, टेलीविजन को लेकर मान लो बहुत झगड़ा होता है, तो आप लोगों ने क्या किया, आप जब आप टीवी देख रहे होते हो तो आपकी बहन आके रिमोट छीन के भाग जाती है, जब वो देख रही होती है तो आप छीन के भाग जाते हो, तो नुकसान दोनों का हो रहा है। तो फिर आपने बैठ के एक दिमाग लगाया कि काम करते हैं, नुकसान तो दोनों का हो रहा है, भाई ये टाइम तू फिक्स कर ले, ये टाइम मैं फिक्स कर लेता हूँ। ये क्या हुआ? ये कोई मोरल रीजन नहीं है कि तुम्हें बहुत दया आ रही थी बहन पे कि तुमने दे दिया भाई ले तू देख ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि यार मेरा भी नुकसान हो रहा है, तेरा भी नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे दोनों का नुकसान ना हो। तो कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो होता है ना कि किसी का नुकसान ना हो, नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल, मतलब सोच समझ के किया गया। चलो देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन क्या है। पहला है हमारा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन सबसे पहले बोलता है भाई अगर आप कर लेते हो ना पावर शेयरिंग, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान दोनों का होता है। किसी को लगे कि नहीं नहीं कमजोर का नुकसान होता, ताकतवर का नहीं होता, नहीं भाई। देखो श्रीलंका में सिन्हालास और तमिल में ताकतवर कौन था? सिन्हालास थे। तो नुकसान केवल तमिल्स का नहीं हुआ होगा। हाँ भाई, ये हो सकता है तमिल्स के अगर 100 मारे गए होंगे तो सिन्हालास के 70 मारे गए होंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मारे तो हजारों लाखों लोग गए थे, तो सिन्हालास के 70 मारे गए होंगे। तो नुकसान तो दोनों का होता है। तो दोनों ने डिसाइड कर लिया ठीक है भाई अब बात को खत्म करते हैं। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। क्या होता है पोटेंशियल रीजन से? अगर आप कर देंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होता है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू द वायलेंस एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे तो वायलेंस भी होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, गवर्नमेंट भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट भी बार बार चेंज होती रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। अगर मेजोरिटी अपनी बात माइनॉरिटी पर थोपती है तो क्या होता है? देश, पूरा का पूरा देश खतरे में पड़ जाता है, जैसा कि हमने देखा श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी ऑल्सो रूइंस मेजोरिटी। टायरनी मीन्स डिक्टेटरशिप। अगर मेजोरिटी डिक्टेटरशिप करती है तो ये मत समझना कि केवल माइनॉरिटी को नुकसान होगा, इट ऑल्सो रूइंस मेजोरिटी, वो मेजोरिटी को भी खत्म कर देगी। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और मैंने बताया आप लोगों को कि ये नोट्स का मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और भाई अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करना, मुझे बताना। चले, दूसरा होता है मोरल रीजन। मोरल मतलब मोरलिटी, हम लोगों ने बहुत बचपन में मोरल साइंस पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, नैतिक शिक्षा बोलते हैं जिसे। तो मोरल रीजन मोरालिटी के बेसिस पे। ठीक है, आपकी बहन को कभी दया आ जाए, वो टीवी देखती है, आप छीन नहीं पाते उससे रिमोट, आप ज्यादा छोटे हो, तो कभी बहन को दया आ जाए, नहीं यार छोटा भाई है मेरा, चलो मैं इसको भी थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, दैट इज अ मोरल। उसकी अंदर से मोरलिटी जाग गई। ओके, तो पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी बोलती है कि पावर तो शेयर होनी चाहिए, सबके बीच इक्वल पावर शेयर होनी चाहिए, मतलब देश में कोई भी छोटा बड़ा ना हो। तो पावर शेयरिंग क्या है? डेमोक्रेसी की भावना है, जो मेन कंसर्न है डेमोक्रेसी का, ये है कि सबके बीच पावर शेयर हो, तो मोरल बेसिस पे सबको इक्वल पावर मिलनी चाहिए। तो पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा है शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। पावर उनके संग शेयर होनी ही चाहिए जिस पर उनको इफेक्ट पड़ने वाला है।
ठीक है? अगर किसी गवर्नमेंट के किसी डिसीजन का इफेक्ट मुझ पर पड़ने वाला है, तो भाई मुझे भी तो होना चाहिए हक कि उस मैं उस पर बात कर पाऊँ। आप इसको ऐसे समझो, अगर आपकी मदर को आपके लिए सब्जी बनानी है, तो मदर आपसे पूछेंगी कि बगल वाले बच्चे से पूछ कर आ जाएँगी? ऑब्वियसली आपसे पूछेंगी। आप बोलोगे मम्मा आपको सब्जी मेरे लिए बनानी है, तो मुझसे पूछो आप। तो वही बोल रहे हैं भाई, उनके संग पावर शेयर करो जिन पर इफेक्ट पड़ने वाला है। सिंपल सी बात है। थर्ड है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे टू बी गवर्न। लोगों को अधिकार होना चाहिए ये कंसल्ट मतलब ये डिस्कशन करने का कि उन्हें कैसे गवर्न होना है या किससे गवर्न होना है। भाई हम लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं ना डेमोक्रेसी में, तो ये मोरल बेसिस पे कि भैया पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फिर दूसरा हमने पढ़ा शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। जिन पर असर पड़ने वाला है पावर शेयरिंग का, उनके संग पावर शेयर करो। फिर थर्ड है, लोगों को राइट होना चाहिए कि वो किस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। चले हम लोग बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की। फोर्थ टॉपिक की हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कौन सी हैं? चलो, सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल मींस होता है सेम लेवल पे पावर शेयर करना। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल है ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। डायग्राम भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इस लाइन से याद करो इसे, इस तरीके से लाइन है आपका, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, मतलब सेम लेवल पे पावर शेयर करना। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हमारे गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, उनके बीच पावर शेयर होती है। बच्चों इससे हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। क्यों बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस? चेक मतलब नजर रखना और पावर का बैलेंस हो जाना। देखो, जैसे हम बात करें लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर पर नजर रखने के लिए दो हो गए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, मतलब एक पर नजर रखने के लिए दो हैं। अगर एक कुछ गलती करेगा तो दो उसको टोक देंगे। फिर अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलती करता है तो उनको बोलने के लिए लेजिस्लेचर और जुडिशरी है। ऐसे ही अगर जुडिशरी कुछ गलती करता है तो उसको बोलने के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। मतलब सेम लेवल पर पावर शेयर करना, हम लोग इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। मतलब चेक मतलब नजर रखना, एक पर दो नजर रखे हुए हैं, अगर वो कुछ गलती करता है तो उसे टोकते हैं और बैलेंस हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से था, एक लेवल पे तीनों सेम है, कोई किससे ऊपर नीचे नहीं है। फिर वर्टिकल, सबसे ऊपर उससे नीचे उससे नीचे, मतलब ये सबसे ऊपर है, इससे नीचे ये है, इससे नीचे ये है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में सब सेम होते हैं, वर्टिकल में सेम नहीं है। अब इसका क्या एग्जांपल है? यूनियन गवर्नमेंट, जैसे हमारे देश में पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है, हम लोग उसे बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। इस तरीके की स्टैंडिंग लाइन से याद रखना, उसे याद रखना। स्लीपिंग लाइन से बचपन में सिखाते थे ना, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, तो स्लीपिंग लाइन से याद रखना हॉरिजॉन्टल, और स्टैंडिंग लाइन से याद रखना वर्टिकल। तो सबसे ऊपर होती है हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, फिर इसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर नीचे होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, जैसे आप लोग पंचायत या फिर नगर निगम भी बोलते हैं। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग, जब पावर को ऊपर से नीचे शेयर किया जाता है। जब पावर को सेम लेवल पे शेयर किया जाता है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जब पावर को ऊपर से नीचे शेयर किया जाता है दैट इज अ वर्टिकल पावर शेयरिंग। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बच्चों हम लोग इसे बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी यही है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब जब पावर को ऊपर से नीचे शेयर किया जाता है तो हम लोग इसे बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। आपके 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर करना। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, बेल्जियम में क्या हुआ था, उन्होंने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई तो डच, फ्रेंच और जर्मन्स के बीच पावर शेयर की। तो ये हो गया आपका बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर को शेयर करना। इंडिया में इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा रिजर्वेशन। देखिए हम लोगों ने रिजर्वेशन कर रखा है एसटी के लिए, है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन कर रखा है। तो भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी क्या है, हमारी कंट्री के सोशल ग्रुप्स हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों को रिजर्वेशन किया हुआ है जॉब में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब तो वुमेन्स के लिए भी हो रहा है। तो ये हो गया आपका
डिवीजन किसमें? बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर करना। फोर्थ हम लोग देखते हैं, फोर्थ जो है हमारा पावर शेयरिंग है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। चलो इसको भी समझ लेते हैं, इस इनके बीच पावर शेयरिंग किस तरीके से है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तो पावर शेयरिंग बहुत सिंपल सी है। कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जिस पार्टी के पास ज्यादा सीट्स आ जाती हैं वो गवर्नमेंट बना लेता है, जिस पार्टी के पास कम सीट होती है वो अपोजिशन में बैठता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सही या गलत बताता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने पावर शेयर कर ली, चुनाव जीतकर जिसके पास ज्यादा सीट्स आई वो गवर्नमेंट, जिसके पास कम सीट्स आई वो क्या बन गया? अपोजिशन बन गया। फिर प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स क्या होता है, ये किस तरीके से पावर शेयर करते हैं। अब प्रेशर ग्रुप का मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर आपका क्लासरूम है वहां का वाटर कूलर खराब हो गया। ठीक है, आपका वहां का वाटर कूलर खराब हो गया, आप लोग एक दो बार बोल चुके हो स्कूल में, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ, उस फ्लोर पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, मतलब जितनी भी क्लासेस थी, फॉर एग्जांपल मान लो उस फ्लोर में 5 क्लासेस थी, तो हर क्लास मॉनिटर ने बैठ के डिस्कशन किया कि हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबने एक बनाया, लिस्ट बनाई अपनी अपनी क्लास की, हर बच्चे से साइन कराया और प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाकर दिया। तो मैम को लगा हाँ भी सीरियस बात है, तो हमको एक काम करना चाहिए, तो उन्होंने एक काम करवा दिया। तो ये क्या हुआ, आप लोगों ने मैम के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाया, तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। जिस तरीके से आपने देखा होगा ट्रेड यूनियंस होती हैं, व्यापारियों की यूनियंस होती हैं या स्टूडेंट्स की यूनियंस होती हैं, वो गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा लेते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है प्रेशर ग्रुप्स। जब सोसाइटी में इस तरीके के ग्रुप बनते हैं तो ये भी पावर शेयर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इन्होंने गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा ली। फिर मूवमेंट्स, मूवमेंट्स तो बहुत सिंपल है, बड़े बड़े मूवमेंट्स चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मूवमेंट चलाया था मिस्टर अन्ना हजारे ने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो मूवमेंट ग्रुप क्या करते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा, वो तो पूरे के पूरे, पूरा का पूरा मतलब सत्ता पलट देते हैं, जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो चेंज हो जाता है। तो ये मूवमेंट ग्रुप्स हैं, ये भी पावर शेयर करते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा हो गया बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। इसका एग्जांपल हमने देख लिया, कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पर पार्टीज ने पावर शेयर कर ली। फिर ट्रेड यूनियंस, मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो व्यापारी लोग यूनियंस बनाते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स यूनियंस होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए प्रेशर ग्रुप्स। मूवमेंट्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिस तरीके से गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था वो भी मान सकते हैं हम लोग, ब्रिटिशर्स को भगाया तो पावर शेयर हो गई। बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक वीडियो और बना दूं जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन वर्ड फिल द ब्लैंक्स जो आपके आते हैं एग्जाम में वो कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। फिर एक जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाए। बच्चों नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।